मेरे डेस्क के सामने पिन की हुई तस्वीर ने फिर मेरा ध्यान खींचा। रघुराज अय्यर। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आज मैं इस इंसान से पहली बार मिलने वाली थी। अपने 6 साल के जर्नलिज्म के करियर में अनगिनत लोगों से मिली, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये न तो कोई फिल्म स्टार था, न स्पोर्ट्समैन, लेकिन फिर भी इसकी मुस्कान, इसकी आंखों का सुकून और इस सब के पीछे उसका दिल मुझ पर पिछले 3 महीनों से हावी था। ये सब शुरू हुआ था 3 महीने पहले। एक आर्टिकल के रिसर्च के लिए मैं बेंगलोर के एक ओल्ड एज होम, हैप्पी होम गई थी। शहर के शोर शराबे से दूर, हरे भरे मैदानों के बीच वो 3 मंजिला मकान किसी बड़े से छायादार पेड़ की तरह खड़ा था। रिसेप्शन पर पहुंची तो वहां मुझे एक बुजुर्ग मिले। उनको मैंने अपना नाम और वहां आने का कारण बताया तो वो बोले, मेरा नाम वेंकट गिरी सेठुरमन है, तुम मुझे वेंकट अंकल कह सकती हो। और हाँ, मैं इस होम का सबसे पुराना मेंबर हूँ। वेंकट अंकल शरीर से कमज़ोर लेकिन मन से खुशमिजाज थे। नतीजा ये कि हम बहुत जल्दी ही घुल मिल गए। मैंने महसूस किया कि वेंकट अंकल के लिए हैप्पी होम घर जैसा नहीं, घर ही था। उन्होंने गर्व से कहा था, हैप्पी होम शांति गोपाल ट्रस्ट चलाता है और आज हमारे 3 ब्रांचेस हैं, बेंगलुरु, मैसूर, ऊटी। सच कहूं तो कुछ तो खास था हैप्पी होम में। मैं तो सोच के गई थी कि कोई हॉस्पिटल के वार्ड जैसा माहौल होगा, लेकिन वहां हर तरफ हंसते खिलखिलाते बुजुर्ग घूम रहे थे। लग रहा था मानो कोई शादी वाला घर हो। किचन से आती हुई सौंधे हलवे की खुशबू ने मुझे पूछने पे मजबूर कर दिया था कि आज कोई खास दिन है क्या? हैप्पी होम में हर रोज खास है। लाइफ के बाकी बचे हर दिन को हम खुल के जीना चाहते हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा। उनसे बात करते करते हैप्पी होम घूमते वक्त मैंने गौर किया कि उनके हाथ में एक तस्वीर थी। तस्वीर में वो थे और खादी कुर्ता और जीन्स पहने एक 30-35 साल का इंसान जिसका आधा चेहरा दाढ़ी से ढका था। मैंने जब पूछा कि ये फोटो किसकी है तो वो बोले, हम सबका बेटा रघु। मैंने उस शख्स को कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? मैंने धीरे से उसका नाम लिया, रघु। वेंकट अंकल बोले, हाँ, रघुराज अय्यर, हैप्पी होम का फाउंडर। रघुराज अय्यर, ये नाम सुना सुना सा लग रहा था। उस दिन हैप्पी होम से निकलकर मैं सीधे ऑफिस आई थी। हैप्पी होम और उसके फाउंडर रघुराज अय्यर में मुझे एक स्टोरी दिख रही थी। वापस आते वक्त वेंकट अंकल से पूछकर उस फोटो की एक कॉपी अपने मोबाइल में ले आई थी। वही फोटो अब मेरे डेस्क के सामने पिन अप किया हुआ था। उस फोटो को जितना देखती गई उतना यकीन होता गया कि इस शख्स को मैंने पहले कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? यही सब सोचते हुए मैंने रघुराज अय्यर इंटरनेट पर सर्च किया तो अमेरिका के एक रघुराज अय्यर की डिटेल आए। वो पेज खोलते ही मैं समझ गई कि मुझे इतना देखा हुआ क्यों लग रहा था। ये तो वही था जिस पे मैंने करीब 5 साल पहले इंडियन अचीवर्स इन अमेरिका करके आर्टिकल लिखा था। इसी ने तो वो एंटीवायरस बनाया था जिसने सारी दुनिया में धूम मचा दी थी। उसके लिए उसको एक बड़ा अवार्ड भी मिला था। लेकिन ओल्ड एज होम, उसके नाम के साथ तो कोई ओल्ड एज होम नहीं दिख रहा था। मैंने उस वाले रघुराज की तस्वीर देखी तो ये वही था, बस अब उसकी दाढ़ी उगाई थी और थोड़ा दुबला भी हो गया था। मैंने उस शाम इंटरनेट छान मारा, लेकिन वहां उसके बारे में सिर्फ 2011 तक की ही जानकारी थी। मुझे अचानक हैप्पी होम से ज्यादा रघुराज में दिलचस्पी हो गई। सामने पिनअप बोर्ड पे लगी उसकी तस्वीर मुझे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। उसकी आंखों में गर्माहट थी, मुस्कान निश्चल थी, कोई बनावटीपन नहीं। खद्दर का कुर्ता उसकी सादगी बयां कर रहा था। मैंने उसकी एक पुरानी तस्वीर इंटरनेट से लेकर अपने लैपटॉप स्क्रीन पे खोल ली। उसमें वो अवार्ड ले रहा था। उसमें उसके करीने से कटे हुए बाल, आंखों में गंभीरता, चेहरे पर सतर्कता और काम के बोझ से उभरी लकीरें। क्या दोनों तस्वीरों में ये एक ही इंसान था? हैप्पी होम पर मेरी रिपोर्ट लगभग तैयार थी, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा था। मेरे अंदर का पत्रकार मुझे रघुराज के बारे में जानने के लिए उकसा रहा था।
वो इंसान जो अमेरिका में एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बड़े बिजनेस अवार्ड का विनर था, क्यों उसके बारे में 2011 के बाद से कोई जानकारी नहीं थी? क्या हुआ था रघुराज की जिंदगी में जो वो इतना बदल गया था? मैंने आते वक्त वेंकट अंकल का फोन नंबर लिया था। उन्हें फोन करके बताया कि मैं फिर उनसे मिलना चाहती थी। मैं फिर हैप्पी होम गई तो वेंकट अंकल मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी अपनी जीवनी सुनते हुए मैंने रघुराज की बात छेड़ दी। आपने उस दिन क्यों कहा था कि वो सबका बेटा है? उन्होंने चुटकी ली। रघु में इतना इंटरेस्ट? रिपोर्टर साहिबा, माजरा क्या है? मैं झेप गई और वो हंस पड़े। बोले, रघु है ही ऐसा। उसका दिल पता नहीं कितना बड़ा है कि हैप्पी होम के हर एक रेजिडेंट के लिए उसके मन में जगह है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या चाहिए हमें, क्या उम्मीद करते हैं, सबका ख्याल रखता है वो। फिर उन्होंने अपनी नई चप्पलों की ओर इशारा करते हुए कहा, किसकी चप्पल घिस गई है वो ये भी याद रखता है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी खुद की कोई फिक्र नहीं है। वही खद्दर का कुर्ता, वही जीन्स। हम उसको गिफ्ट दे दें तो वो भी मंजूर नहीं है। कहता है हमारे चेहरे की स्माइल उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। मेरा मन भावुक हो उठा। मुझे अचानक चेन्नई में अकेले रह रहे अप्पा अम्मा का ख्याल आया। उनको छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं उनसे दूर रह रही थी। दिन में 1-2 फोन और सालाना 3-4 बार मिलकर बेटी का फर्ज पूरा कर लेती। मुझे मेरे ख्यालों से वेंकट अंकल की हंसी बाहर खींच लाई। वो कह रहे थे, पता है पिछले साल रघु ने डिमेलो का विश पूरा किया। उसे उसके फर्स्ट लव से मिलवा दिया था। डिमेलो को हार्ट अटैक आते आते बचा। मेरी नजर में ये अनजाना अनदेखा शख्स और ऊंचा होता जा रहा था। अंकल, ये वही रघुराज है ना जो यूएस में थे? मैंने पूछा तो अंकल भी गंभीर हो गए। हाँ, वो यूएस में था, लेकिन वो अपनी कहानी किसी को नहीं बताता। हमारा दुख तो बांटता है, लेकिन अपना दुख? मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, अंकल मैं रघु से मिलना चाहती हूँ। अपर्णा बेटा, उसका कोई पता नहीं होता, आज यहाँ कल वहाँ। एक काम करता हूँ, वो जब यहाँ आएगा मैं तुमको फोन करूंगा। अंकल का दिया आश्वासन लेकर मैं वापस आ गई। हैप्पी होम पे लिखा आर्टिकल मैंने अखबार में छपने को तो दे दिया, लेकिन उस दिन रघु की कहानी मेरे दिलो दिमाग पे छप गई। इतनी अच्छाई, इतना प्यार क्या वाकई किसी इंसान में हो सकता था? और क्या था वो दुख जो वो खुद में समेटे था? ये जानने के लिए मैं रघुराज से मिलना चाहती थी और अब मुझे वेंकट अंकल के बुलावे का इंतजार था। महीना बीत गया, लेकिन वेंकट अंकल का कोई फोन नहीं आया। मैं रघु के बारे में जितना सोचती, मैं उतना ही उसमें खोती जाती। मेरी जिंदगी में बहुत से मर्द थे, मेरे दोस्त, मेरे कॉलीग, मेरे कजन, लेकिन वो सबसे अलग था। मैंने उसकी ढेर सारी तस्वीरों के प्रिंट आउट अपने पिनअप बोर्ड पे चिपका रखे थे। मेरी नजरें उसकी आंखों और उसकी स्माइल के इर्द गिर्द ही घूमती रहती। मेरे दोस्त मेरे इस पागलपन पर हंसने लगे थे, लेकिन मुझे अपना ये पागलपन भाने लगा था। जिस इंसान को न मैंने कभी देखा था न जाना था, उस इंसान की अच्छाई, उसकी नेक दिली मेरे दिल में अपनी जगह बना बैठी थी। एक लंबे इंतजार के बाद वेंकट अंकल का फोन आ ही गया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले रघु आया था, लेकिन उस वक्त उनके फ़ोन में बैलेंस नहीं था, इसलिए वो मुझे बता नहीं पाए। आज उनके फ़ोन में बैलेंस भी है और रघु भी आया है। मैं टैक्सी लेके हैप्पी होम की तरफ निकली। 3 घंटे में कभी ट्रैफिक जैम को कोसा, तो कभी रघु से क्या बात करूंगी इसका रिहर्सल किया, तो कभी टैक्सी के रियर व्यू मिरर में अपने बाल ठीक किए। मैं वहां पहुंची तो वेंकट अंकल गार्डन में ही बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, कितनी देर कर दी तुमने? वो अभी निकल गया। मैसूर होम में कोई इमरजेंसी आ गई थी। मेरा दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। मतलब मैं रघु से नहीं मिल पाऊंगी? मेरी आवाज की निराशा को भांपते हुए अंकल ने कहा, उसका फोन नंबर है ये, बात कर लेना। मैंने उसको तुम्हारे बारे में बता दिया है। अपना छोटा सा मन लेकर मैं वापस आ गई। कितना कुछ सोचा था उस एक मुलाकात के बारे में। मेरे लिए रघु की जिंदगी में कौन कौन था ये मायने नहीं रखता था। मेरा मन बस ये जानता था कि मुझे वो अच्छा लगने लगा था।
मैंने रघु को अगली सुबह फोन किया। उधर से आवाज आई, हेलो। उस आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। एक रिपोर्टर होने के बावजूद मेरी जबान पल भर के लिए मेरी तालू से चिपक गई। मैं अपर्णा शास्त्री, वो वेंकट अंकल ने बताया होगा। हाँ, बताया था उन्होंने। आप एक जर्नलिस्ट है ना? आई एम सॉरी, मुझे स्टोरी बनने का कोई शौक नहीं है। उसकी आवाज भावविहीन थी। नहीं, मैं उस नाते नहीं मिलना चाहती थी। मैंने सफाई दी तो उसने पूछा, फिर? मैं क्या बताती रघु को कि क्यों मिलना चाहती थी उससे। आने वाले दिनों में मैं खुद में रघु की अच्छाई, उसकी सादगी, दूसरों के लिए उसका प्यार भरने लगी थी। अब मेरा हर वीकेंड हैप्पी होम्स में बीतता। वहां जब भी कोई रघु की तारीफ करता तो गर्व मुझे होता। दिन, हफ्ते, महीनों में ऐसा करती रही। लेकिन किस्मत भी उतारू थी हमें मिलने से रोकने को। जब भी रघु आता मैं उससे मिल ही नहीं पाती। एक संडे जब मैं अंकल से बातें कर रही थी तो उन्होंने पूछा, ये सब रघु के लिए करती हो ना? उससे प्यार करती हो ना? जानती थी ये बात जानना उनके लिए मुश्किल नहीं था। मैं बहाने ढूंढकर रघु के बारे में बात करती थी उनसे। रघु के नाम से मेरे चेहरे पे मुस्कान आती थी। मेरी आवाज की नरमी शायद उन्होंने महसूस कर ली थी। उन्होंने दूर आसमान में देखते हुए कहा, मुझे जब तुमने पहली बार रघु के बारे में पूछा था तो तुम में एक रिपोर्टर दिखा था, पर आज मुझे तुम में रघु से प्यार करने वाली लड़की दिख रही है। अब तुम्हें उसकी कहानी बता सकता हूँ। वो बोले, मैं रघु का अप्पा अम्मा का दोस्त था। जब रघु 15 का था तो उसके अप्पा की डेथ हो गई। कॉलेज में ब्रिलियंट स्टूडेंट था रघु। उसका सिलेक्शन एक यूएस की कंपनी में हो गया। उसकी अम्मा उसको यूएस नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन रघु ने एक प्रैक्टिकल इंसान की तरह सोचा और अम्मा को ऊटी में अकेला छोड़ के चला गया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा तो उन्होंने एक लंबी सांस ली। फिर वो 4 साल से घर नहीं आया क्योंकि वो एक एंटीवायरस बनाने में डूबा हुआ था और यहाँ अकेलेपन और बढ़ती उम्र की दिक्कत में डूबी जा रही थी उसकी अम्मा। हर बार वो फोन करके उनको बात करता तो अम्मा सब अच्छा बताती। उन्होंने कभी अपनी प्रॉब्लम, अपने अकेलेपन के बारे में रघु को नहीं बताया क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जब तक हो सका वो अपने बुढ़ापे से, अपने अकेलेपन से लड़ती थी और फिर एक दिन चुपचाप इस संसार से विदा हो गई। मेरी आंखें भीग गईं। फिर रघु यूएस वापस नहीं गया। वहां से कमाए पैसों से उसने यहीं पे ये होम खोल लिया ताकि फिर किसी बुजुर्ग को अकेलेपन में घुलना ना पड़े। 5 साल से उसने अपनी पूरी लाइफ हमारे हवाले कर दी। कहता है शादी नहीं करेगा, ऐसे ही खुश है। लेकिन बेटा, हमने भी दुनिया देखी है। एक इंसान को एक घर, एक गृहस्थी ही पूरा करती है। रघु की कहानी सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। धीमे से बोल गई थी, हाँ, मुझे रघु से प्यार है। रघु की कहानी सुने महीना बीत गया। उसके बारे में सोचती कि न जाने कितनों के माता पिता की जिम्मेदारियां उसने अपने कंधे पर खुशी खुशी ले रखी थी और यहां मैं सिर्फ अपने अम्मा अप्पा तक की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही थी। और फिर कल अंकल का फोन आया, अपर्णा, रघु आया है। मैंने उससे तुम्हारी बात की है, जानती हो? उसकी भलाई के लिए मैंने एक झूठ बोला है कि उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो एक अच्छी लड़की से शादी कर ले। मैंने उसे समझाया है कि वो अच्छी लड़की तुम हो। उसने कल तुम्हें हमारे एनुअल फंक्शन में बुलाया है। मैंने अंकल से कुछ नहीं कहा, लेकिन शादी? मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन वो तो मुझे जानता तक नहीं था। लेकिन अंकल की बात कि एक घर, एक गृहस्थी उसकी दुनिया पूरी कर जाएगी, मुझे आज उस एनुअल फंक्शन में जाने के लिए उकसा रही थी। मैं हैप्पी होम पहुंची। बुजुर्गों के कुछ घर वाले और उनके दोस्त आए थे। सब व्यस्त थे। मैं पीछे की सीट पर बैठ गई। मेरी नजरें रघु को ढूंढ रही थीं। और फिर वो मुझे दिखा, वही मुस्कुराता हुआ रघु, सुकून से भरा रघु, प्यार बरसाता रघु,
बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। वो छोटे से स्टेज के पीछे खड़ा था और आगे वहां के सदस्य आकर कुछ परफॉर्म कर रहे थे। मैंने मन में सवाल किया, क्या रघु किसी भी तरह से अधूरा लग रहा है? क्या मैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वेंकट अंकल का साथ दे रही थी? एक पल के लिए स्टेज पर खड़े रघु की नजरें मुझसे मिली। वो वहां से उतरकर मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरी नजरें स्टेज पर टिकी थीं। वहां परफॉर्म कर रहे बुजुर्ग जो अब तारों की तरह टिमटिमा रहे थे, रघु के स्टेज से उतरने से उनकी चमक धीमी पड़ गई। मुझे एहसास हुआ कि मैंने और वेंकट अंकल ने रघु को गलत समझा था। वो हमारी तरह कोई साधारण इंसान नहीं था। वो तो अपने में इतने लोगों की जिम्मेदारियां, खुशियां और उनकी दुनिया समेटे एक फैला हुआ विशाल आसमान था। और जिस मन ने सवाल किया था, जवाब भी उसी ने दिया। आसमान कभी अधूरा नहीं होता। अचानक रघु ने मेरे सामने खड़े होते हुए पूछा, आप अपर्णा शास्त्री? मैंने एक पल उसे देखा और फिर जानबूझकर कहा, नहीं नहीं, मैं श्रीविद्या नायर। वो वापस स्टेज की तरफ चला गया और मैं सुस्त कदमों से हैप्पी होम के बाहर निकल आई। आसमां को मुट्ठी में बांधने से मेरे मन ने इनकार कर दिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।